जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल KTV स्टोरी में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो चतुर सौतन के बारे में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। गांव के मशहूर ठाकुर परिवार में शहनाइयां बज रही थी। हवेली को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया था। ये मौका था ठाकुर हुकुम सिंह के बड़े बेटे हरेन की शादी का। पूरा गांव इस शादी को देखने के लिए उमड़ पड़ा था। हरेन एक सीधा साधा और नेक दिल का इंसान था, जबकि उसकी मां सावित्री देवी घर की सबसे तेज तर्रार महिला मानी जाती थी। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक खूबसूरत, सुसंस्कृत और संस्कारी लड़की ढूंढी थी, मीरा। मीरा की मासूमियत और सादगी ने हर किसी का दिल जीत लिया था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह शादी उसकी जिंदगी में क्या तूफान लेकर आएगी। जब मीरा की डोली ठाकुर हवेली में पहुंची तो पूरे रीति रिवाजों के साथ उसका स्वागत किया गया। ससुराल की दहलीज पर कदम रखते ही उसने मन में एक संकल्प लिया कि वह इस परिवार को पूरे दिल से अपनाएगी और हमेशा हर किसी का मान सम्मान करेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके स्वागत में मुस्कुराती आंखों के पीछे कोई ऐसा चेहरा भी छुपा है जो उसकी जिंदगी को जहन्नुम बनाने का इरादा रखता है। मीरा की शादी से पहले ही हरेन की पहली पत्नी जया इस घर में थी। हालांकि ये शादी बहुत कम लोगों को पता थी, क्योंकि हरेन ने जया को प्रेम विवाह के चलते अपने घर में गुप्त रूप से रखा था। उसकी मां को इस रिश्ते से कभी सहमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस शादी को कभी स्वीकार नहीं किया। जया एक चालाक और स्वार्थी महिला थी, जिसने हरेन को प्रेम के जाल में फंसाकर शादी तो कर ली थी, लेकिन वह हवेली की मालकिन नहीं बन पाई थी। जब सावित्री देवी ने मीरा को बहू बनाकर घर में लाने का फैसला किया तो जया के मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। मीरा को कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य लगा। वह पूरे दिल से घर के सभी कामों में हाथ बटाने लगी। उसकी सादगी और मीठे स्वभाव ने नौकर चाकर से लेकर घर के अन्य सदस्यों तक को उसका कायल बना दिया। हरेन भी धीरे धीरे मीरा के प्रति आकर्षित होने लगा। यह सब जया के लिए असहनीय था। उसे डर था कि अगर हरेन का मन मीरा में रम गया तो वह हमेशा के लिए पराई हो जाएगी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि मीरा को इस घर से निकालकर ही दम लेगी। जया की चालें शुरू हो चुकी थी। एक दिन जब मीरा रसोई में खाना बना रही थी तो अचानक उसकी नजर खिड़की पर खड़ी एक परछाई पर पड़ी। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अगली सुबह जब ठाकुर साहब अपने सुबह की चाय पी रहे थे तो उनके कप में एक अजीब सी गंध आई। उन्होंने तुरंत चाय छोड़ दी और गुस्से में नौकरों को डांटने लगे। तभी जया ने मौका देखकर कहा, बाबूजी, ये चाय तो मीरा ने बनाई थी, कहीं गलती से कुछ पड़ तो नहीं गया? मीरा अवाक रह गई। उसने सफाई दी कि उसने चाय में कुछ नहीं मिलाया, लेकिन शक का बीज बो दिया गया था। यह जया की पहली चाल थी। वह जानती थी कि सीधे तौर पर मीरा को हटाना आसान नहीं होगा, इसीलिए उसने उसे बदनाम करने का तरीका अपनाया। कुछ दिनों बाद जया ने एक और चाल चली। उसने अपने एक विश्वास पात्र नौकर से मीरा के कमरे में गहनों का डिब्बा छुपा दिया। फिर घर में हंगामा खड़ा कर दिया कि उसके गहने चोरी हो गए हैं। पूरे घर की तलाशी ली गई और जब गहनों का डिब्बा मीरा के कमरे से निकला तो सबकी आंखें चौड़ी रह गईं। सावित्री देवी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। बहू बनकर आई हो और चोरी करने लगी, शर्म आनी चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। मीरा ने बार बार सफाई दी कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन सबके मन में शक की लकीर खींच चुकी थी। हरेन भी परेशान था, लेकिन बिना सबूत के कुछ नहीं कह सकता था। वह मीरा से बहुत प्यार करने लगा था,
लेकिन अपनी मां की अवहेलना भी नहीं कर सकता था। जया अपनी योजना में सफल हो रही थी। मीरा अब घर के सभी सदस्यों की नजरों में संदिग्ध बन चुकी थी, लेकिन उसने हार मानने की बजाय यह तय किया कि वह इस झूठ को बेनकाब करके रहेगी। उसने सोचा कि जो भी उसके खिलाफ साजिश कर रहा है उसे खुद ही पकड़ना होगा। उस रात मीरा अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी कि आखिर कौन उसके खिलाफ इतना कुछ कर रहा है। तभी उसे दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की हल्की सी आवाज आई। वह चौंक गई और धीरे धीरे जाकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। उसने देखा कि कोई परछाई खिड़की से बाहर निकल रही थी। यह जया थी, लेकिन मीरा अब भी इस बात से अनजान थी। मीरा को एहसास हो गया था कि हवेली में कोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। अब वह पूरी तरह सतर्क हो गई थी। उसे अभी नहीं पता था कि यह सब करने वाली कोई और नहीं बल्कि हरेन की पहली पत्नी जया ही है। लेकिन जब उसे इस सच का पता चलेगा तब उसकी दुनिया पूरी तरह हिल जाएगी। जया की साजिशें रंग लाने लगी थी। मीरा के खिलाफ घर में धीरे धीरे अविश्वास बढ़ रहा था। हरेन उससे प्यार तो करता था, लेकिन मां की भावनाओं के आगे चुप था। सावित्री देवी की नजरों में मीरा अब पहले जैसी आदर्श बहू नहीं रही थी। उसे हर वक्त इस बात का डर सताने लगा कि अगर वह जल्द ही खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाई तो ये घर उसके लिए नरक बन जाएगा। जया ने इस बीच अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर ली थी। वह जानती थी कि मीरा को हवेली से निकालना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर वह उसे हरेन की नजरों में गिरा दे तो उसका काम और आसान हो सकता था। एक दिन उसने हरेन को संकेतों में यह जताने की कोशिश की कि मीरा के किसी और से संबंध है। मीरा उस वक्त आंगन में बैठी थी जब जया ने हरेन के पास आकर धीमी आवाज में कहा, भैया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन तुम अपनी आंखों से देख लो। कुछ बातें कहने से ज्यादा देखने में समझ आती है। हरेन चौंक गया। उसने जया से साफ साफ कहने को कहा, लेकिन वह बस इतना कहकर चली गई कि वह सबूत के बिना कुछ नहीं कह सकती। हरेन के दिमाग में शक का बीज डालकर जया ने अगला कदम उठाया। रात होते ही जया ने हवेली के नौकर रघु को बुलाया। रघु पर उसे पूरा भरोसा था, क्योंकि उसने कई बार उसके छोटे मोटे काम किए थे। जया ने उसे कुछ पैसे देकर कहा, कल रात तुम मीरा के कमरे के पास जाओ और वहां उसकी किसी से बातचीत का बहाना बनाकर शोर मचाओ। मैं बाकी संभाल लूंगी। रघु ने वैसा ही किया। आधी रात को जब सब गहरी नींद में थे तब अचानक हवेली में शोर मच गया। रघु मीरा के कमरे के बाहर खड़ा था और जोर जोर से कह रहा था, छोड़ो मुझे, मैं यहां चोरी करने नहीं आया, मुझे गलत मत समझो। मीरा अचानक नींद से जागी और दरवाजा खोलते ही चौंक गई। रघु की यह हालत देखकर पूरे घर वाले भी जाग गए। सावित्री देवी, हरेन और बाकी सभी लोग दौड़कर वहां पहुंच गए। हरेन ने गुस्से में आकर रघु को पकड़ लिया और कड़क आवाज में पूछा, साफ साफ बता, यहां क्या कर रहा था? रघु ने झूठी घबराहट दिखाते हुए कहा, मुझे मीरा बीवी ने बुलाया था, मैं यहां से जा ही रहा था कि आपने पकड़ लिया। मीरा हक्का बक्का रह गई। यह झूठ बोल रहा है, मैंने इसे नहीं बुलाया। उसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन सावित्री देवी की नजरों में उसके लिए पहले से ही अविश्वास बैठ चुका था। जया ने मौका देखकर आग में घी डाल दिया। बाबूजी, मुझे तो पहले से शक था कि कुछ गड़बड़ है। कोई लड़की आधी रात को किसी नौकर को अपने कमरे में क्यों बुलाएगी? हरेन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में भी एक अजीब सा संदेह झलकने लगा। मीरा उसकी चुप्पी से चुप गई। मीरा ने रघु को ध्यान से देखा। उसे महसूस हुआ कि वह कुछ छुपा रहा है। उसने हिम्मत करके कहा, अगर मैंने तुम्हें बुलाया था तो कोई सबूत दिखाओ। ये बताओ कि मैंने क्या कहा था। रघु घबरा गया। उसे इसका जवाब नहीं सूझा। वह कुछ बोल पाता इससे पहले ही जया बीच में बोल पड़ी, बहू, अगर कुछ गलत नहीं किया तो इतना परेशान क्यों हो रही हो?
मीरा की आंखों में आंसू थे। उसने हरेन की तरफ देखा, लेकिन वह चुप था। ये चुप्पी उसके दिल पर गहरी चोट कर गई। रात बीती, लेकिन यह घटना मीरा के मन में घर कर गई। उसे समझ आ गया था कि यह महज एक संयोग नहीं हो सकता। कोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा था, लेकिन कौन और क्यों? मीरा अब सतर्क हो गई थी। उसने तय किया कि वह अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों का सच सामने लाकर रहेगी। उसने रात भर बैठकर सोचा कि आखिर यह साजिश कौन रच रहा है। उसे यह अंदाजा तो था कि घर में किसी को उसकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन जया की असली सच्चाई से वह अब भी अनजान थी। अगले दिन मीरा ने जानबूझकर रसोई में जाकर जया के पास बात करने की कोशिश की। उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, भाभी, कल रात की घटना बहुत अजीब थी, है ना? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हुआ। जया मुस्कुराई और जवाब दिया, हाँ बहन, कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं, लेकिन अब तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। आखिर तुम्हारी इज्जत का सवाल है। मीरा को जया की मुस्कान में कुछ अजीब लगा। ये मुस्कान सहानुभूति की नहीं, बल्कि जीत की थी। लेकिन मीरा अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। उधर हरेन अब भी सोच में पड़ा था। उसे मीरा से बहुत लगाव था, लेकिन वह मां की बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जया की बातों ने उसके मन में हल्का सा शक डाल दिया था। उसने मीरा से कुछ नहीं कहा, लेकिन दूरी बनाए रखने लगा। जया को एहसास हो गया था कि उसकी योजना सही दिशा में जा रही है। अब उसे बस एक बड़ा वार करना था, जिससे मीरा को इस हवेली से बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। मीरा को अब तक यह समझ नहीं आया था कि उसके खिलाफ कौन सा बड़ा षड्यंत्र तैयार हो रहा है। वह बस यह जानती थी कि उसे अब और सावधान रहना होगा, नहीं तो उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। लेकिन क्या वह समय रहते सच का पर्दाफाश कर पाएगी, या जया की अगली चाल उसे और भी बड़ी मुसीबत में डाल देगी? जया अब पूरी तरह से अपने खेल में आगे बढ़ चुकी थी। वह जानती थी कि मीरा को घर से निकालने के लिए सिर्फ शक का बीज बोना काफी नहीं होगा, बल्कि कोई ठोस सबूत भी बनाना होगा। हरेन के मन में शक डालने के बाद अब उसे सावित्री देवी को पूरी तरह अपने पक्ष में करना था। वह चाहती थी कि सास को खुद लगे कि मीरा इस घर के लिए अब एक नीच और चालाक औरत है। इसके लिए उसने एक और साजिश रचने की योजना बनाई। मीरा को अब यह साफ दिखने लगा था कि हवेली का माहौल उसके खिलाफ हो चुका है। हरेन अब पहले की तरह उससे बात नहीं करता था। सावित्री देवी का रवैया और भी कठोर होता जा रहा था, और नौकर चाकर भी उससे दूरी बनाए रखने लगे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया। एक दिन सावित्री देवी पूजा के लिए अपने गहनों का डिब्बा निकालने गई, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी सबसे कीमती हार वहां नहीं था। उन्होंने घबराकर घर के सभी लोगों को बुलाया और गुस्से में चिल्लाई, मेरा हार कहाँ गया? ये इतने सालों से इसी संदूक में था और अब अचानक गायब हो गया। किसने चुराया? जया, जो पहले से ही इस साजिश को रच चुकी थी, तुरंत आगे आई और चिंतित स्वर में बोली, माँ जी, ये बहुत बड़ी बात है। घर में कोई चोर कैसे आ सकता है? कहीं घर के अंदर ही कोई तो नहीं? सावित्री देवी चौंक गई। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और कहा, क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहती हो? जया ने कुछ कहने से पहले थोड़ा संकोच दिखाया, फिर धीरे से बोली, माँ जी, मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मीरा भाभी की हरकतें कुछ दिनों से अजीब लग रही है। मैंने सुना था कि वह कुछ नया गहना बनवाना चाह रही थी। हो सकता है। इतना सुनते ही सावित्री देवी गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने तुरंत मीरा को बुलाया और कड़क आवाज में पूछा, मीरा, सच सच बताओ, मेरा हार कहाँ है? मीरा हक्की बक्की रह गई। उसने आश्चर्य से कहा, माँ जी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैंने आपका हार नहीं लिया। जया ने मौके को भुनाते हुए कहा, भाभी,
अगर आप निर्दोष हैं तो हमें आपके कमरे की तलाशी लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? मीरा को यह सुनकर झटका लगा। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह सब किसी की सोची समझी चाल है, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह मना करेगी तो लोग उसे और भी ज्यादा दोषी मान लेंगे। इसलिए उसने चुपचाप सिर हिलाया और कहा, आप मेरी पूरी तलाशी ले लीजिए, लेकिन सच सामने आकर ही रहेगा। घर के सभी लोग मीरा के कमरे की तलाशी लेने के लिए चल पड़े। जया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उसने पहले ही सावधानीपूर्वक वह हार मीरा की अलमारी में छुपा दिया था। जैसे ही हरेन ने अलमारी खोली, वहां कपड़ों के बीच सावित्री देवी का कीमती हार चमकता हुआ नजर आया। यह देखते ही सावित्री देवी गुस्से से कांपने लगी। उन्होंने झटके से हार उठाया और चिल्लाई, मीरा, ये क्या है? तुमने चोरी की? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हैरानी से कहा, माँ जी, यह हार यहां कैसे आया? मैंने इसे नहीं रखा। जया ने तुरंत सहानुभूति दिखाने का नाटक किया और कहा, भाभी, अगर आप कहती हैं कि आपने नहीं रखा, तो ये यहां कैसे आया? कोई और तो इसे यहां रख नहीं सकता, है ना? हरेन की आंखों में भी संदेह दिखने लगा। वह मीरा को गहराई से देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मीरा से वह इतना प्यार करता था, वह चोरी कर सकती है। लेकिन यह भी सच था कि हार उसकी अलमारी से निकला था। मीरा ने हरेन की ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि कम से कम वह तो उस पर विश्वास करेगा, लेकिन हरेन चुप था। सावित्री देवी अब और नहीं सुनना चाहती थी। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, मीरा, मैं यह नहीं सह सकती कि इस घर की बहू चोर निकले। तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं। अब बहुत हो गया। हरेन, इसे अभी के अभी मायके भेज दो। मीरा ने हरेन का हाथ पकड़ते हुए कहा, हरेन, मैं निर्दोष हूं, मुझे घर से मत निकालो। लेकिन हरेन ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया और बोला, मीरा, मैं सच नहीं जानता, लेकिन यह सब देखकर मैं भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। मीरा का दिल टूट गया। उसे अब समझ आ चुका था कि उसकी लड़ाई सिर्फ जया से नहीं, बल्कि पूरे घर से है। लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह सीधा मंदिर के सामने गई और भगवान के चरणों में सिर रख दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कसम खाई कि वह अपनी सच्चाई साबित करके रहेगी। जया ने विजयी मुस्कान के साथ मीरा को मायके जाते हुए देखा। उसे लगा कि उसकी योजना पूरी तरह सफल हो गई है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि मीरा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। मीरा को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए किसका सहारा मिलेगा? क्या हरेन को कभी इस षड्यंत्र का सच पता चलेगा, या जया की अगली चाल उसे हमेशा के लिए इस घर से दूर कर देगी? मीरा मायके लौट आई थी, लेकिन उसका मन अब भी ससुराल में ही अटका हुआ था। उसने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसकी आंखों में बसे आंसू और चेहरे की उदासी सब कुछ बयान कर रही थी। उसकी मां ने उसे गले से लगाते हुए पूछा, बेटा, क्या हुआ? हरेन ने कुछ कहा क्या? मीरा ने जबरन मुस्कान लाते हुए कहा, नहीं मां, बस थोड़ी थकान लग रही है। मां जानती थी कि उसकी बेटी कुछ छुपा रही है, लेकिन उसने जबरदस्ती कुछ पूछना सही नहीं समझा। मीरा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर पड़ी और सोचने लगी, आखिर यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने तो हमेशा घर की भलाई के लिए सोचा, फिर भी मुझे ही दोषी ठहरा दिया गया। इधर जया हवेली में अपनी जीत का जश्न मना रही थी। सावित्री देवी अब पूरी तरह से उसके पक्ष में थी, और हरेन भी मीरा के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था। नौकर चाकर भी जया को ही घर की असली मालकिन मानने लगे थे, लेकिन हरेन के मन में अब भी कुछ सवाल उठ रहे थे। उसने सोचा, मीरा क्या सच में ऐसा कर सकती है? क्या मैंने सही किया उसे जाने देने में? उसके मन में कई बार यह ख्याल आया कि वह मीरा से बात करे, लेकिन हर बार उसे जया के शब्द याद आते, अगर उसने चोरी नहीं की
तो हार उसकी अलमारी में कैसे आया? ये सोचकर वह खुद को शांत कर लेता। जया को लगा कि अब मीरा हमेशा के लिए इस घर से बाहर हो चुकी है, लेकिन उसे पूरी तरह निश्चिंत होने के लिए एक आखिरी चाल चलनी थी। उसने सोचा कि अगर हरेन मीरा से मिलने गया तो कहीं ना कहीं उसके मन में सच्चाई जानने की इच्छा जाग सकती है। इसीलिए उसे हरेन का ध्यान पूरी तरह से अपने ऊपर केंद्रित करना था। एक दिन जब हरेन ऑफिस से लौटा तो जया जानबूझकर सीढ़ियों से गिरने का नाटक करने लगी। वह जोर से चिल्लाई, हरेन बचाओ! हरेन दौड़कर उसके पास पहुंचा। जया दर्द से कराह रही थी। डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने बताया कि उसके पैर में हल्की मोच आ गई है और उसे कुछ दिनों तक आराम करना होगा। जया के चेहरे पर दर्द के साथ एक हल्की मुस्कान भी थी। अब हरेन पूरी तरह से उसकी देखभाल में व्यस्त हो जाएगा और मीरा को भूल जाएगा। उसने हरेन से प्यार से कहा, अब मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगी, तुम मेरे साथ बैठोगे ना? हरेन ने सिर हिलाया और वहीं बैठ गया। इस बहाने से जया ने हरेन का ध्यान पूरी तरह अपनी ओर खींच लिया। वह अब अपने मकसद में सफल हो चुकी थी। दूसरी ओर मीरा अपने मायके में चुपचाप बैठी नहीं रह सकती थी। उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी थी। उसने सोचा, अगर मैंने हार की चोरी नहीं की तो फिर किसने की? और वह हार मेरी अलमारी में कैसे पहुंचा? उसे यह बात समझने में देर नहीं लगी कि यह जया की चाल हो सकती है। मीरा ने तय किया कि वह किसी भी हाल में सच का पता लगाएगी। उसने अपनी सहेली सीमा को बुलाया, जो उसी शहर में रहती थी। सीमा बचपन से ही मीरा की सबसे करीबी दोस्त थी। उसने सारी बात उसे बताई। सीमा ने गंभीर होकर कहा, मीरा, मुझे पूरा यकीन है कि इसमें कोई साजिश है, लेकिन हमें इसका सबूत चाहिए। मीरा ने कहा, हमें किसी भी तरह हवेली में जाकर पता लगाना होगा कि आखिर हुआ क्या था। सीमा ने कुछ सोचा और फिर कहा, मेरे पास एक तरीका है। अगले ही दिन सीमा ने नौकरानी के भेष में हवेली में काम मांगने के लिए दरवाजे पर दस्तक दी। क्योंकि हवेली में पहले से ही काम करने वाली एक नौकरानी कुछ दिनों के लिए गांव गई थी, इसलिए सावित्री देवी ने उसे काम पर रख लिया। अब सीमा के पास मौका था सब कुछ करीब से देखने का। जया को इस नए नौकरानी पर शक तो हुआ, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं दे सकी, क्योंकि वह हरेन का भरोसा पूरी तरह जीतने में लगी थी। सीमा ने धीरे धीरे हवेली में सबकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात जब सभी सो चुके थे तो सीमा ने चुपके से जया के कमरे में जाने का सोचा, लेकिन तभी उसने देखा कि जया अपने कमरे में अकेले बैठकर खुद से बातें कर रही थी। मीरा को निकालना आसान था, लेकिन अब हरेन को पूरी तरह अपना बनाने में थोड़ी मेहनत लगेगी। सीमा को पूरा यकीन हो गया कि यही असली अपराधी है। उसने धीरे से अपने फोन में ये सब रिकॉर्ड कर लिया। सीमा ने तुरंत यह सबूत मीरा को भेजा। मीरा ने जब यह रिकॉर्डिंग सुनी तो उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। उसने सोचा, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, ये जया की आखिरी चाल होगी। अब मीरा के पास अपनी सच्चाई साबित करने का पहला सबूत था। लेकिन क्या यह हरेन और सावित्री देवी को यकीन दिलाने के लिए काफी होगा, या जया कोई और चाल चलकर इस सबूत को भी गलत साबित कर देगी? सीमा ने जो सबूत भेजा था उसे देखकर मीरा का आत्मविश्वास लौट आया था। अब उसे यकीन हो गया था कि वह अपनी बेगुनाही साबित कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे सही समय और सही तरीका चुनना होगा। जया बहुत चालाक थी और अगर उसने जरा भी भनक पाली कि मीरा कुछ करने वाली है तो वह जरूर कोई और षड्यंत्र रच देगी। मीरा ने सीमा से कहा कि वह अभी हवेली में ही रुके और यह दिखाए कि वह बस एक साधारण नौकरानी है। सीमा हर रोज सावित्री देवी और हरेन की बातें ध्यान से सुनती, ताकि यह जान सके कि उनके मन में मीरा के लिए क्या विचार है। धीरे धीरे उसे समझ आया कि हरेन पूरी तरह से जया के प्रभाव में आ चुका था, लेकिन उसकी मां के मन में अब भी कुछ संदेह था। शायद उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो हुआ
वह पूरी तरह सही नहीं था। इधर जया ने भी अपनी नई योजना पर काम शुरू कर दिया था। उसने हरेन के सामने खुद को पूरी तरह मासूम दिखाने के लिए एक और चाल चली। उसने एक दिन जानबूझकर हरेन से कहा, हरेन, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हरेन ने चौंक कर पूछा, क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? जया ने घबराई आवाज में कहा, जब से मीरा गई है तब से मुझे अजीब अजीब चीजें महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि कोई हमें देख रहा है, कोई हवेली में घुसने की कोशिश कर रहा है। हरेन ने जया को शांत किया और सोचा कि शायद वह बेवजह डर रही है। लेकिन जया ने बातों ही बातों में यह संकेत दे दिया कि मीरा किसी न किसी तरह से बदला लेने की कोशिश कर रही होगी। यह सुनकर हरेन थोड़ा सतर्क हो गया। सीमा ने यह सब सुना और तुरंत मीरा को बताया, जया फिर से कोई चाल चल रही है। मुझे लगता है कि वह तुम्हें और भी बुरा साबित करने की कोशिश करेगी। हमें जल्दी कुछ करना होगा। मीरा ने कहा, हमें हरेन और सावित्री देवी के सामने सबूत पेश करने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि जया उसे गलत साबित कर सके। हमें उसे उसी के जाल में फंसाना होगा। मीरा ने एक नई योजना बनाई। उसने सीमा से कहा कि वह एक रात जया के कमरे में कुछ ऐसा करने की कोशिश करे जिससे उसकी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाए। सीमा ने मौका पाकर जया के कमरे के दरवाजे के पास हल्की आवाजें निकालनी शुरू की, जैसे कोई कानाफूसी कर रहा हो। फिर उसने धीरे धीरे दरवाजे को खटखटाया और भाग गई। जया को लगा कि कोई सच में उसके कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। वह घबरा गई और तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा और बड़बड़ाने लगी, नहीं, यह नहीं हो सकता। मीरा वापस नहीं आ सकती। मैं जीत चुकी हूं। सबूत कहीं नहीं बचा। अगर किसी को पता चल गया कि मैंने ही हार चुराया था तो सब खत्म हो जाएगा। तभी अचानक हवेली के मुख्य दरवाजे की लाइट जल गई और सामने हरिन खड़ा था। उसके हाथ में मोबाइल था जिसमें उसने सब रिकॉर्ड कर लिया था। जया का चेहरा फट पड़ गया। हरिन ने कठोर आवाज में कहा, क्या कहा तुमने? तुमने ही हार चुराया था? जया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, ना, नहीं हरेन, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो बस डर गई थी। लेकिन तभी सावित्री देवी भी वहां आ गईं। उन्होंने गुस्से से जया को घूरते हुए कहा, तो यह सच है? तुमने ही मीरा को इस घर से निकलवाने की साजिश रची? जया की सारी चालें अब बेकार हो चुकी थी। उसने बहुत कोशिश की कि कोई बहाना बना सके, लेकिन अब कोई भी उसकी बातों पर भरोसा करने वाला नहीं था। हरेन को समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसने बिना सोचे समझे मीरा को दोषी मान लिया और उस औरत पर भरोसा किया जिसने उसके पूरे परिवार को धोखा दिया। हरेन ने बिना कुछ कहे गाड़ी निकाली और सीधे मीरा के मायके पहुंच गया। जब मीरा ने दरवाजा खोला और हरेन को सामने देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों झलक रहे थे। हरेन ने शर्मिंदा होकर कहा, मीरा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे समझ ही नहीं आया कि कौन अपना था और कौन पराया। जया ने हम सबको धोखा दिया। अगर तुम चाहो तो मुझे माफ मत करना, लेकिन प्लीज वापस चलो। ये घर तुम्हारा है, हमेशा तुम्हारा था। मीरा की आंखों में आंसू थे। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके माता पिता ने उसे समझाया, बेटा, जब सच की जीत हो गई तो अब तुम्हें अपनी जगह वापस लेनी चाहिए। मीरा ने हरेन को देखा और उसकी आंखों में पछतावे की गहराई देखकर वह चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। हवेली पहुंचने पर जब मीरा अंदर आई तो सावित्री देवी ने उसे देखते ही गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, मैं समझ नहीं पाई कि असली दोषी कौन था। मुझे माफ कर दो। मीरा ने उनकी ओर देखा और सिर झुका लिया। वह कुछ नहीं कह पाई।
लेकिन उसकी आंखों में अब भी दर्द था। जया को हवेली से निकाल दिया गया। हरेन ने उसे आखिरी बार चेतावनी दी, तुमने जो किया उसके लिए मैं कभी तुम्हें माफ नहीं कर सकता। अब से इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जया ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन अब कोई उसे सुनने वाला नहीं था। मीरा को इंसाफ मिल गया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी सवाल थे। क्या हरेन पर फिर से भरोसा किया जा सकता था? क्या एक बार टूटा रिश्ता फिर से जुड़ सकता था? क्या वह इस हवेली को फिर से अपना घर मान सकेगी? सत्य की जीत हो चुकी थी, लेकिन इस रिश्ते की अग्नि परीक्षा अभी भी बाकी थी। मीरा हवेली में लौट आई थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी कई सवाल थे। क्या हरेन सच में बदल गया था? क्या वह अब उस पर भरोसा कर सकती थी? क्या यह वही घर था जहां से उसे अपमानित करके निकाला गया था? जब वह हवेली में दाखिल हुई तो वहां सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। सावित्री देवी अब पहले की तरह सख्त नहीं दिख रही थी। उनका चेहरा पश्चाताप से भरा हुआ था। हरेन भी हर पल उसके पास रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीरा के मन में अब भी एक दूरी बनी हुई थी। जया के जाने के बाद हवेली में अजीब सा सन्नाटा था। हर कोई समझ चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की थी। हरेन हर वक्त मीरा को यह एहसास दिलाने की कोशिश करता कि वह अब पहले जैसी नहीं रही। वह अब अपनी गलती सुधारना चाहता था, लेकिन क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकता था? मीरा ने खुद को समझाने की कोशिश की कि वह बदला लेने नहीं आई थी। वह यहां सिर्फ अपना सम्मान वापस पाने आई थी। लेकिन सम्मान तो वापस मिल सकता था, क्या प्यार भी वापस आ सकता था? एक रात मीरा अपने कमरे में बैठी थी जब हरेन उसके पास आया। वह चुपचाप उसके पास बैठ गया। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी थी। फिर हरेन ने धीरे से कहा, मीरा, मैं जानता हूं कि मैंने जो किया उसे माफ करना आसान नहीं है, लेकिन मैं सच में चाहता हूं कि तुम मुझे एक मौका दो। मैं चाहता हूं कि हम फिर से एक नई शुरुआत करें। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। वहां सच में पछतावा था, लेकिन क्या पछतावे से सब कुछ ठीक हो सकता था? उसने धीमी आवाज में कहा, हरेन, विश्वास टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उसे वापस बनाने में जिंदगी लग जाती है। हरेन ने सिर झुका लिया। उसने खुद ही अपने रिश्ते को तोड़ा था, अब उसे ही इसे फिर से जोड़ना था। वह हार नहीं मानना चाहता था। उसने मीरा के लिए छोटी छोटी चीजें करना शुरू किया। वह उसकी पसंद का खाना बनवाता, उसके हर काम में मदद करता, और यहां तक कि उसके बिना कहे भी उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता। मीरा यह सब देख रही थी, लेकिन उसके दिल में अब भी एक अजीब सी कशमकश थी। एक दिन सावित्री देवी ने मीरा को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने उसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, मैंने जिंदगी भर सोचा कि मैं सही हूं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आकर समझ आया कि कई बार हम अपनों की भावनाओं को समझ ही नहीं पाते। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम मुझे मां की तरह माफ कर दो, सिर्फ बहू की तरह नहीं। मीरा के दिल में जो कठोरता थी वह थोड़ी नरम पड़ी। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद इस घर में अब उसके लिए सच्ची जगह बन रही है। लेकिन उसका दिल अभी भी हरेन के लिए सा नहीं हुआ था। हरेन ने हार नहीं मानी। एक दिन उसने मीरा को खेतों की सैर के लिए चलने को कहा। मीरा को लगा कि शायद वह उसे मनाने की एक और कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने चुपचाप हामी भर दी। जब वे वहां पहुंचे तो हरेन ने एक जगह पर उसे रोक कर कहा, मीरा, जब तुम इस घर से गई थी तब मुझे लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जब सच सामने आया तब एहसास हुआ कि असली खत्म तो तब हुआ था जब मैंने तुम्हारा भरोसा खो दिया। अगर तुम चाहो तो हम इसे एक अंत की तरह देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह एक नई शुरुआत हो। मैं फिर से तुम्हारा विश्वास जीतना चाहता हूं, लेकिन जब तक तुम खुद अपने दिल से तैयार ना हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। मीरा ने पहली बार हरेन को इतने धैर्य के साथ देखा। उसे लगा कि वह सच में बदल रहा है,
लेकिन क्या वह उसे दूसरा मौका देने के लिए तैयार थी? समय बीतता गया। हरेन अपनी कोशिशों में लगा रहा। धीरे धीरे मीरा ने भी महसूस किया कि उसका गुस्सा और दर्द कम हो रहा है। एक दिन हवेली में किसी ने मीरा को हरेन के कमरे में देखा। वह चुपचाप उसके पास बैठी थी और हरेन हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहा था। शायद यह अंत नहीं था, शायद यह एक नई शुरुआत थी। कहानी हमें यह सिखाती है कि विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होता है। एक बार टूटने पर उसे जोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन सच्चा पछतावा, धैर्य और सही प्रयास से इसे दोबारा पाया जा सकता है। चतुराई और चालाकी से रिश्ते जीते नहीं जाते, बल्कि सच्चाई और समझदारी ही किसी भी संबंध को मजबूत बनाती है। इस कहानी में मीरा ने अपमान सहकर भी धैर्य और आत्मसम्मान नहीं छोड़ा और हरेन ने अपनी गलती से सीख लेकर खुद को बदलने का प्रयास किया। अंततः सच्चे संबंध वही होते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल KTV स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं पनौती बहू की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार की बहू बनने जा रही नलिनी को क्या पता था कि उसकी शादी के साथ ही उसके जीवन में एक ऐसा अभिशाप चिपक जाएगा जिससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन हो जाएगा। उसकी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। पूरा गांव यह देखने आया था कि ठाकुर परिवार के बड़े बेटे अजय की पत्नी कैसी होगी। नलिनी देखने में सुंदर, सुशील और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसके माता पिता बेहद खुश थे कि उनकी बेटी एक अच्छे घर में जा रही है, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि उसकी पहली दस्तक ही उसके लिए मनहूसियत की मोहर बन जाएगी। शादी के बाद जब पहली बार नलिनी ससुराल की देहरी पर उतरी, तभी अचानक अंदर से जोरदार चीखने की आवाज आई। सभी दौड़कर अंदर गए तो देखा कि घर के सबसे बुजुर्ग दादाजी, जो सालों से बीमार थे, उन्होंने उसी वक्त दम तोड़ दिया था। खुशी के माहौल में मातम पसर गया। लोग बोले, नई बहू की आहट के साथ ही अशुभ घटना हो गई। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि दादाजी कई दिनों से बीमार थे और डॉक्टर पहले ही कह चुके थे कि उनकी हालत नाजुक है। पर गांव के पुराने ख्यालों वाले लोग कहने लगे कि यह लड़की अशुभ है, इसकी परछाई भी घर पर पड़ गई तो कुछ न कुछ बुरा होगा। नलिनी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ी रही। अगले ही दिन जब गृह प्रवेश की रस्म हो रही थी, तभी रसोई घर में रखे घी के दीपक से पर्दे में आग लग गई। हालांकि आग ज्यादा नहीं फैली और जल्दी बुझा दी गई, लेकिन घर की औरतों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। पहले ही दिन दो अपशकुन। कोई बड़बड़ाया। धीरे धीरे नलिनी को घर में अजीब नजरों से देखा जाने लगा। सास ने उसे बहुत प्यार से अपनाया था, लेकिन इन घटनाओं के बाद उनके मन में भी थोड़ा संदेह पनपने लगा। अजय, जो नलिनी से बहुत प्यार करता था, उसे इन बातों पर भरोसा नहीं था। वह जानता था कि यह सब सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी थी कि धीरे धीरे पूरा गांव नलिनी को पनौती मानने लगा। जब भी गांव में कुछ गलत होता, जैसे किसी की गाय बीमार पड़ जाती, किसी की फसल बर्बाद हो जाती, किसी की दुकान में चोरी हो जाती, तो लोग कहने लगते, यह सब उसी बहू के कदमों का असर है। एक दिन गांव के मंदिर में बड़ा आयोजन था। नलिनी भी वहां जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंची, वहां की सबसे ऊंची घंटी जोर से नीचे गिर पड़ी और चकनाचूर हो गई। ये देखकर पूरा गांव सनसनी में आ गया। पुजारी ने माथे पर हाथ रखा और बोला, इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये अशुभ संकेत है। बस फिर क्या था?
नलिनी पर लगे आरोप और भी मजबूत हो गए। अब घर के लोग भी इस डर में जीने लगे कि कहीं नलिनी की वजह से कोई और अनहोनी ना हो जाए। उसकी ननद, जो अब तक उससे हंसकर बात करती थी, अब उससे कतराने लगी। घर के नौकर चाकर भी उसे देखते ही किनारे हो जाते। यह सब देखकर नलिनी अंदर ही अंदर टूटने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सिर्फ संयोग था या सच में उसकी किस्मत ही ऐसी थी। एक दिन घर में सभी लोग बैठक में बैठे थे। गांव के कुछ बुजुर्ग और रिश्तेदार भी आए हुए थे। अचानक जोरदार आंधी चलने लगी और कुछ ही पलों में घर के बाहर लगा पुराना नीम का पेड़ जड़ से उखड़कर गिर पड़ा। संयोग ऐसा था कि पेड़ ठीक वहीं गिरा जहां कुछ देर पहले नलिनी खड़ी थी। अगर वह वहां से हटती नहीं तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। इस घटना के बाद तो जैसे पूरे गांव में कोहराम मच गया। अब तो कोई शक ही नहीं रहा, ये लड़की इस घर के लिए पनौती ही है। लोग कहने लगे, नलिनी के लिए अब यह सब असहनीय होता जा रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शादी के बाद उसे ऐसे अंधविश्वासों से लड़ना पड़ेगा। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। क्या सच में वह मनहूस थी? क्या वाकई उसके कदमों से अनहोनी होती थी? लेकिन नलिनी नहीं जानती थी कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे उसके जीवन में ऐसे रहस्य खुलने वाले थे जो सबको हैरान कर देंगे। नलिनी के ससुराल में अब हर छोटी बड़ी घटना का दोष उसी पर मढ़ा जाने लगा था। घर की औरतें अब उससे दूरी बनाने लगी थी। उसकी ननद रमा, जो पहले उससे हंसकर बातें करती थी, अब बिना वजह बहाने बनाकर उससे बचने लगी। नौकर चाकर भी नलिनी को देखते ही किनारे हट जाते, जैसे अगर उन्होंने उससे ज्यादा बात की तो वे भी किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। अजय को यह सब देखकर बहुत दुख होता था, लेकिन घर के बुजुर्गों के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। सबसे ज्यादा तकलीफ नलिनी को तब हुई जब उसकी सास, जो अब तक उसका साथ दे रही थी, अब चुपचाप सब कुछ सहने लगी थी। एक दिन घर के दालान में सब बैठे हुए थे जब अचानक घर की सबसे प्यारी गाय चंपा ने दम तोड़ दिया। ये गाय कई सालों से इस घर का हिस्सा थी और परिवार के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। जैसे ही यह खबर फैली, घर की औरतों के चेहरे उतर गए। दादी ने तुरंत कह दिया, जब से यह लड़की घर में आई है तब से घर की खुशियां खत्म होती जा रही है, तो हमारी चंपा भी चली गई। बाकी लोग भी सहम गए। किसी ने यह नहीं सोचा कि गाय बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार थी। सबने बस एक ही निष्कर्ष निकाला, नलिनी की मनहूसियत की वजह से ही ऐसा हुआ है। अब तो गांव में भी कानाफूसी शुरू हो गई। पड़ोस की औरतें नलिनी की सास को सलाह देने लगी कि इसे घर से बाहर निकाल दो, वरना पूरा घर तबाह हो जाएगा। लेकिन सास चुप थी। वह नलिनी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन समाज का डर और लगातार हो रही घटनाओं ने उनके मन में भी शंका डाल दी थी। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक और हादसा हुआ। ठाकुर साहब, जो अजय के पिता थे, घोड़े पर बैठकर खेत की ओर जा रहे थे कि अचानक घोड़ा बेकाबू हो गया और वे नीचे गिर पड़े। उनके पैर में गंभीर चोट आई और कुछ दिनों तक वे बिस्तर से उठ भी नहीं पाए। जब यह खबर घर पहुंची तो सबने फिर नलिनी को घूर कर देखा। ठाकुर साहब को खुद इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन चोट की वजह से वे चुपचाप लेटे रहे। इस बार तो जैसे पूरे घर में कोहराम मच गया। दादी ने गुस्से में कहा, अब और कुछ सहन नहीं होगा। इस लड़की के कदम पड़ते ही अनर्थ हो जाता है। अब नलिनी भी डरने लगी थी। क्या सच में उसके कारण यह सब हो रहा था? क्या वाकई में उसके आने से घर की खुशियां छिन गई थी? उसे खुद पर शक होने लगा था, लेकिन अजय अभी भी अपने विश्वास पर कायम था। उसने नलिनी को समझाया, यह सब इत्तेफाक है, तुम्हें खुद पर शक करने की जरूरत नहीं। लेकिन नलिनी के अंदर डर बैठ चुका था। वह खुद को कोसने लगी थी। गांव के लोग भी अब खुलकर कहने लगे थे
कि इस बहू को घर से निकाल देना चाहिए। कुछ औरतें तो मंदिर में जाकर पुजारी से इसका समाधान पूछने लगी। पुजारी ने कहा, जब भी किसी के घर में ऐसी अनहोनी बार बार होने लगे तो उसे शुद्धिकरण करवाना चाहिए। बस फिर क्या था, पूरे गांव में खबर फैल गई कि नलिनी का शुद्धिकरण होगा। घर में एक बड़ा हवन करवाया गया। नलिनी को बीच में बैठाया गया और उसके चारों ओर पंडितों ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। गांव के कई लोग इस तमाशे को देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। हवन के दौरान अचानक हवा तेज चलने लगी और अग्निकुंड की लपटें भड़क उठी। लोग घबरा गए और पंडित पीछे हट गए। कुछ ने चिल्लाकर कहा, देखा, ये लड़की कितनी मनहूस है, खुद आग भी इसे स्वीकार नहीं कर रही। नलिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वह खुद को इस घर में बोझ समझने लगी थी। उसे लगने लगा कि अगर वह यहां से चली जाए तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। उसने अजय से कहा, अगर मेरे जाने से सबकी तकलीफें खत्म हो सकती है तो मुझे चले जाना चाहिए। यह सुनकर अजय आगा बबूला हो गया। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं इस अंधविश्वास को खत्म करके रहूंगा। लेकिन गांव वाले अब ठान चुके थे कि नलिनी को इस घर से निकालना ही एकमात्र उपाय है। अभी तक नलिनी यह सब सिर्फ झेल रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसकी परीक्षा और कठिन होने वाली थी। नलिनी के शुद्धिकरण के बावजूद घर की परेशानियां कम नहीं हुई। गांव में लगातार अजीब घटनाएं हो रही थी। किसी के खेत में आग लग गई तो किसी के घर की दीवार अचानक गिर पड़ी। ठाकुर साहब की तबीयत और बिगड़ने लगी। ये सारी घटनाएं अब नलिनी से जोड़ी जाने लगी। घर की औरतें उसे देखते ही चुप हो जाती और दूर हट जाती। नौकरों को आदेश दिया गया कि नलिनी के हाथ का पानी भी न पिए। रमा, जो कभी उसकी बहन जैसी थी, अब उससे आंखें तक नहीं मिलाती थी। नलिनी खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रही थी। अजय इन सब बातों से परेशान था। उसने कई बार मां और दादी से समझाने की कोशिश की कि यह सब मात्र संयोग है, लेकिन अंधविश्वास इतना गहरा था कि कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। एक दिन ठाकुर साहब की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। गांव के वैद्य ने उन्हें देखकर कहा कि यह किसी बुरी शक्ति का प्रभाव है। यह सुनते ही दादी ने रोते हुए कहा, हम सब ने कहा था कि इस लड़की के कदम अशुभ है, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं मानी। इस बार ठाकुर साहब भी चुप नहीं रहे। उन्होंने बिस्तर पर पड़े पड़े ही फैसला सुना दिया। अगर नलिनी के जाने से यह सब रुक सकता है तो इसे जाना ही होगा। अजय यह सुनते ही गुस्से से तिलमिला उठा। बाबूजी, आप भी इस अंधविश्वास में फंस गए। अगर नलिनी जाएगी तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। लेकिन ठाकुर साहब की हालत देखकर अजय की मां ने उसे शांत कराया और कहा, बेटा, कुछ दिनों की बात है, इसे मायके भेज दो। जब सब ठीक हो जाएगा तब वापस बुला लेंगे। नलिनी ने अजय को समझाया, अगर मेरे जाने से सब ठीक हो सकता है तो मुझे जाने दो। मैं यह इल्जाम और नहीं सह सकती। अजय ने लाख मना किया, लेकिन नलिनी अपने फैसले पर अडिग रही। अगले ही दिन उसे मायके भेज दिया गया। नलिनी के जाने के बाद घर में थोड़ी शांति आ गई, लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं रही। कुछ ही दिनों बाद ठाकुर साहब की हालत और बिगड़ गई और आखिरकार एक रात उन्होंने दम तोड़ दिया। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब सभी को यकीन हो गया कि ठाकुर साहब के जाने के पीछे भी नलिनी ही जिम्मेदार थी। गांव की औरतें घर में जाकर कहने लगी, देखा, पनौती बहू के जाने के बाद भी इसका असर कम नहीं हुआ। इस बीच नलिनी मायके में दिन रात रोती रहती। उसके अपने घर वाले भी अब उसे बोझ समझने लगे थे। मां ने धीरे धीरे समझाना शुरू कर दिया कि अब उसे वहीं रहना होगा और ससुराल लौटने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। पिता भी असमंजस में थे। वे जानते थे कि उनकी बेटी पर लगाए गए आरोप गलत है, लेकिन समाज के डर से वे भी खुलकर कुछ नहीं कह पा रहे थे। अजय दिन रात व्याकुल रहने लगा। वह जानता था
कि उसके पिता की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी, लेकिन गांव और परिवार वालों की सोच बदलना मुश्किल था। उसने कई बार मां से कहा कि नलिनी को वापस लाना चाहता है, लेकिन मां हर बार यही कहती, अभी सही वक्त नहीं आया है बेटा। अजय के लिए यह सब सहना मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन गांव में एक और बड़ी घटना हो गई। ठाकुर साहब की मौत के कुछ ही दिनों बाद रमा की शादी तय हुई थी। घर में फिर से चहल पहल होने लगी थी, लेकिन शादी के दिन ही अचानक लड़के वालों ने शादी तोड़ दी। उनका कहना था कि उन्हें पता चला है कि इस घर की बहू पनौती है और वे अपनी बहू को ऐसी जगह नहीं भेज सकते। यह खबर पूरे गांव में फैल गई और ठाकुर परिवार की प्रतिष्ठा पर बड़ा दाग लग गया। अब तो अजय की मां भी टूट गई। उन्होंने रोते हुए दादी से कहा, हमने उसे दोषी ठहराया, लेकिन क्या उससे हमारी परेशानियां कम हुई? ठाकुर साहब चले गए, अब रमा की शादी भी टूट गई। यह सब नलिनी के कारण नहीं हुआ, यह तो हमारी ही गलत सोच थी। दादी ने पहली बार चुपचाप सिर झुका लिया। अब उन्हें भी एहसास हो रहा था कि शायद उन्होंने गलत इंसान को दोषी ठहराया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नलिनी को दोषी ठहराकर उसे घर से निकालने के बाद अब उसका वापस आना इतना आसान नहीं था। अजय अब एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता था। उसने घोड़ा निकाला और सीधी नलिनी को लेने निकल पड़ा। वह जानता था कि अब भी कुछ लोग विरोध करेंगे, लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटने वाला था। वह नलिनी को अपने साथ वापस लाएगा, चाहे जो हो जाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि नलिनी के घर पहुंचकर उसे जो देखने को मिलेगा वह उसकी उम्मीदों से परे होगा। अजय जैसे ही नलिनी के मायके पहुंचा, उसे घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ मिला। दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी सास बाहर आई। उनके चेहरे पर चिंता और थकान साफ झलक रही थी। अजय को देखकर वह चौंक गई, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया। अजय अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि नलिनी एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें सूजी हुई थी, जैसे वह रातों रात रोती रही हो। अजय ने उसके पास जाकर धीरे से कहा, नलिनी, चलो घर वापस चलते हैं। नलिनी ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और अविश्वास था। क्या सच में तुम मुझे लेने आए हो? वहां कोई मेरा इंतजार कर रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी। अजय ने उसका हाथ थाम लिया। हाँ, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अजय की सास ने यह सुना तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। बेटा, क्या तुम्हें यकीन है कि वहां जाकर सब ठीक रहेगा? तुम्हारी माँ और दादी अभी भी मुझे दोष देती है कि मैंने अपनी पनौती बेटी को तुम्हारे घर भेजा। अगर वे फिर से उसे ताने मारे तो वह कैसे सह पाएगी? अजय ने दृढ़ता से कहा। अब कोई नलिनी पर उंगली नहीं उठाएगा। मैं वहां हूं और मैं अब किसी को भी अंधविश्वास के नाम पर उसे सताने नहीं दूंगा। अजय ने नलिनी का हाथ पकड़कर उसे उठाया और बाहर की ओर बढ़ा। नलिनी की मां ने उसे गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, बेटा, अगर फिर से कुछ गलत हुआ तो उसे मत छोड़ना। उसकी सहने की ताकत अब खत्म हो चुकी है। अजय ने आश्वासन दिया। अब उसे और सहने की जरूरत नहीं पड़ेगी मां। गांव में प्रवेश करते ही लोगों की निगाहें अजय और नलिनी पर टिक गई। धीरे धीरे खबर फैल गई कि अजय अपनी पनौती बहू को वापस ले आया है। कुछ लोग फुसफुसाने लगे तो कुछ खुलेआम कहने लगे, अब फिर से मुसीबतें शुरू होंगी। लेकिन इस बार अजय ने किसी की परवाह नहीं की। वह सीधे घर पहुंचा और नलिनी को भीतर ले गया। घर के आंगन में पहुंचते ही सब चौंक गए। अजय की मां, दादी और रमा वहां बैठी थी। जैसे ही उन्होंने नलिनी को देखा, उनकी आंखों में अजीब सा डर और संकोच आ गया। अजय की मां ने धीरे से कहा, बेटा, तुम इसे फिर से क्यों ले आए? क्या तुम भूल गए कि इसके आने के बाद क्या क्या हुआ था? अजय ने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में बोला, मां,
अगर इसके जाने से सब ठीक होना था तो पिताजी आज जिंदा होते। रमा की शादी टूटने से पहले ही उसकी किस्मत बदल जाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नलिनी को दोष देने से सच्चाई नहीं बदल सकती। हमने अंधविश्वास के नाम पर इसे घर से निकाला और बदले में हमें क्या मिला? घर में एक गहरी चुप्पी छा गई। दादी ने धीरे से कहा, बेटा हम तो बस। लेकिन अजय ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, बस क्या दादी? आप बस अपने पुराने अंधविश्वास को बचाने की कोशिश कर रही थी। अगर नलिनी के कदम इतने अशुभ होते तो मैं आज भी सही सलामत आपके सामने खड़ा नहीं होता। अजय की मां को अब भी संदेह था, लेकिन वह चुप रही। रमा के चेहरे पर हल्की शर्मिंदगी थी। उसने धीरे से नलिनी की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। अजय ने नलिनी का हाथ थामे रखा और उसे अपने कमरे की ओर ले गया। नलिनी को घर आए कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक गांव में फिर से एक अजीब घटना घटी। ठाकुर साहब के पुराने नौकर रामलाल की अचानक मौत हो गई। वह वर्षों से ठाकुर परिवार की सेवा कर रहा था। उसकी मौत से पूरा गांव हिल गया। गांव वाले फिर से फुसफुसाने लगे। देखा, जैसे ही पनौती बहू घर लौटी, वैसे ही मौत का साया फिर से मंडराने लगा। अब की बार अजय ने चुप रहने की बजाय इन अफवाहों का सामना करने का फैसला किया। वह गांव के चौपाल में गया और सबको इकट्ठा किया। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब नलिनी इस घर में नहीं थी, तब क्या कुछ भी बुरा नहीं हुआ? क्या पिताजी की मौत उसके जाने के बाद नहीं हुई? क्या रमा की शादी नलिनी के बिना नहीं टूटी? फिर कैसे मान लिया कि इस घर की परेशानियों की जड़ केवल नलिनी है? गांव में कुछ बुजुर्ग चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे, लेकिन कुछ लोग अब भी अड़े हुए थे। उनमें से एक ने कहा, बेटा, जो दिखता है वही सच होता है। नलिनी के आने के बाद ही मुसीबतें बढ़ी हैं। ये संयोग नहीं हो सकता। अजय ने गहरी सांस ली और फिर बोला, अगर ऐसा है तो मैं एक और सवाल पूछता हूं। क्या कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि हमारे गांव में कोई भी परेशानी सिर्फ इस घर में ही हुई है? क्या राम के बेटे को सांप ने नलिनी की वजह से काटा था? क्या लाला के घर में चोरी भी नलिनी के कारण हुई थी? अगर हम अपनी तकलीफों का जिम्मेदार किसी और को ठहराने लगे तो हमें कभी अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा। गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। पहली बार लोग इस अंधविश्वास को लेकर सोचने पर मजबूर हुए। लेकिन यह कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली थी। नलिनी का इम्तिहान अभी बाकी था। जब वह रसोई में खाना बना रही थी, तभी एक काली बिल्ली आकर उसके पैरों के पास से गुजरी। घर की दादी ने यह देखा और घबरा गई। अब कुछ अनहोनी होने वाली है। रमा ने भी डरकर कहा, हाँ, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। नलिनी चुप रही। उसे पता था कि अब कुछ भी हो जाए, लोग उसे ही दोषी मानेंगे। लेकिन अजय इस बार बिल्कुल तैयार था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर काली बिल्ली अनहोनी की निशानी है, तो क्या हम इसका इलाज तंत्र मंत्र से करेंगे या फिर अपनी सोच को बदलेंगे? अजय ने नलिनी की ओर देखा और कहा, इस घर में नलिनी ही रहेगी और अब किसी को उसे दोष देने की इजाजत नहीं है। अगर कोई कुछ भी कहेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। गांव और घर के लोगों को समझने में अभी भी समय लगने वाला था, लेकिन अजय ने अपनी ओर से लड़ाई जीत ली थी। पर क्या यह बदलाव स्थायी रहेगा या फिर एक नई मुसीबत नलिनी की परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ रही थी? नलिनी को घर लौटे हुए कुछ दिन हो चुके थे, लेकिन माहौल अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ था। अजय अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि घर और गांव के लोगों की सोच बदल सके, लेकिन अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी थी कि लोग इतनी आसानी से अपनी धारणा नहीं बदल रहे थे। दादी और रमा अभी भी नलिनी को शक की निगाहों से देखती थी, जबकि अजय की मां खुद असमंजस में थी। वे समझ नहीं पा रही थी कि वे अपने बेटे की बात माने या फिर वर्षों पुरानी मान्यताओं को सही माने।
गांव में अब भी लोग नलिनी को पनौती मानने को तैयार बैठे थे। एक दिन अचानक गांव में खबर फैली कि ठाकुर साहब की बेटी सुनीता, जो कुछ दिनों से बीमार थी, उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। लोग फिर से नलिनी के घर की ओर देखने लगे। किसी ने कह दिया, जिस दिन से वह वापस आई है तब से गांव में कोई ना कोई अनहोनी हो रही है। ये बात आग की तरह फैल गई और शाम होते होते कुछ गुस्साई लोग अजय के घर पहुंच गए। उनमें से एक ने गुस्से में कहा, अजय, हमने पहले ही कहा था कि इस औरत को वापस मत लाओ, ये पनौती है। देखो, फिर से गांव पर मुसीबत आ गई है। अजय का खून खौल उठा। उसने कड़े शब्दों में जवाब दिया, तुम्हें यह सब कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? एक लड़की की बीमारी के लिए भी तुम नलिनी को दोषी ठहराने आ गए। क्या सुनीता तब बीमार नहीं हुई थी जब नलिनी इस गांव में नहीं थी? क्या तब भी तुमने किसी और को दोषी ठहराया था? गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन वे अपने अंधविश्वास से बाहर आने को तैयार नहीं थे। तभी ठाकुर साहब के बेटे सुरेश ने आकर बताया कि डॉक्टरों ने कहा है कि सुनीता की तबीयत खाने में किसी जहरीली चीज के जाने से बिगड़ी है और यह कोई बुरी आत्मा या अशुभ संकेत नहीं था। यह सुनते ही वहां खड़े लोगों के चेहरे उतर गए। जो लोग नलिनी को दोष देने आए थे, वे अब धीरे धीरे चुपचाप खिसकने लगे, लेकिन दादी और रमा अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। कुछ दिन बीते और घर में एक और समस्या आ गई। अजय के चाचा का बेटा संजू अचानक बीमार पड़ गया। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। अजय की मां घबरा गई और दादी ने फिर वही राग अलापना शुरू कर दिया। मैंने पहले ही कहा था कि यह लड़की इस घर के लिए सही नहीं है। जब से यह वापस आई है, कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है। अजय इस बार चुप नहीं रहा। उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, संजू की तबीयत क्यों बिगड़ी? डॉक्टर ने कहा, यह तो साफ तौर पर इन्फेक्शन का मामला लगता है। शायद पानी या खाना साफ ना हो। हमें टेस्ट करने होंगे, लेकिन इसमें किसी के अशुभ होने जैसी कोई बात नहीं है। अजय ने यह सुना तो उसने मां और दादी की ओर देखा और कहा, अब क्या कहेंगी आप? क्या नलिनी ने जाकर पानी को गंदा किया था? कब तक आप अपनी परेशानियों का दोष नलिनी पर डालेंगी? घर में एक अजीब सी शांति छा गई। पहली बार अजय की मां को एहसास हुआ कि वह सचमुच अंधविश्वास के चलते एक निर्दोष को दोषी मान रही थी। दादी ने भी धीरे धीरे चुप्पी साध ली, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। गांव में एक दिन अचानक रात के समय ठाकुर साहब के घर चोरी हो गई। ये चोरी कोई मामूली नहीं थी। चोरों ने अलमारी से सारे गहने और नकदी चुरा ली थी। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने फिर से नलिनी की ओर उंगली उठाई। जरूर यह लड़की फिर से किसी अनहोनी का कारण बनी होगी। अजय को अब गुस्सा आने लगा था। उसने गांव वालों से कहा, अगर इस चोरी में भी नलिनी दोषी है तो चलो हम पंचायत के पास चलते हैं और पूरे मामले की जांच कराते हैं। अगर साबित हो जाए कि नलिनी ने या उसकी वजह से यह सब हुआ है तो मैं खुद इसे गांव से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन अगर कोई और दोषी निकला तो क्या तुम सब इस अंधविश्वास को छोड़ दोगे? गांव वालों को लगा कि अजय ने बड़ी चुनौती दे दी है। पंचायत बैठी और गांव के कुछ समझदार लोगों ने मिलकर जांच शुरू की। 2 दिन बाद सच सामने आ गया। चोर कोई और नहीं बल्कि ठाकुर साहब के पुराने नौकर का बेटा निकला, जिसने लालच में आकर चोरी की थी। यह सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। अब किसी के पास कोई तर्क नहीं बचा था। अजय ने गुस्से से कहा, अब बताओ, क्या अब भी नलिनी को दोष दोगे या फिर यह मानोगे कि तुम्हारा अंधविश्वास ही असली दोषी है? गांव में पहली बार लोग सोचने लगे कि शायद वे अब तक गलत थे। नलिनी को बेवजह दोषी ठहराया जा रहा था। धीरे धीरे गांव की औरतें भी अपनी सोच बदलने लगी। रमा, जो अब तक नलिनी को दोषी मानती थी, वह भी धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगी। अजय की मां ने एक दिन नलिनी को अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, बेटा,
मैंने तुझे बहुत कष्ट दिए, मैं तेरा दोषी हूं, क्या तू मुझे माफ कर पाएगी? नलिनी की आंखें भर आई। उसने झुककर अपनी सास के पैर छू लिए और कहा, मां, आपका मुझसे कोई दोष नहीं है, बस अब आप मुझ पर भरोसा रखिए। दादी भी पूरी तरह नहीं बदली थी, लेकिन उन्होंने भी नलिनी पर ताने मारना बंद कर दिया। गांव में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। लोग अब छोटी छोटी घटनाओं को किसी के अशुभ होने से जोड़ना बंद करने लगे थे। नलिनी को अब पनौती बहू नहीं, बल्कि अजय की नलिनी के नाम से पहचाना जाने लगा। अजय और नलिनी की कहानी ने पूरे गांव को एक नई सीख दी थी। अंधविश्वास की जंजीरों को तोड़ने के लिए किसी एक को हिम्मत दिखानी होती है, और जब सच सामने आता है तो झूठ खुद ब खुद बेनकाब हो जाता है। समाज में इतनी गहरी धारणाएं होती है कि लोग बिना तर्क वितर्क किए किसी को भी दोषी ठहरा देते हैं। नलिनी ने अपनी सहनशीलता और अजय की समझदारी के बल पर यह साबित कर दिया कि हर विपत्ति का कारण कोई व्यक्ति नहीं होता, बल्कि हमारी खुद की गलत धारणाएं होती है। जब तक लोग बिना सोचे समझे किसी को दोष देने में विश्वास करेंगे, तब तक समाज में अन्याय होता रहेगा। इस कहानी ने यही सिखाया कि अंधविश्वास का अंधेरा ज्ञान की रोशनी से ही मिटाया जा सकता है। सत्य को स्वीकार करने और तर्कशील बनने से ही समाज उन्नति कर सकता है। नलिनी ने सिर्फ खुद को निर्दोष साबित नहीं किया, बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी। इस बदलाव की सबसे बड़ी सीख यही है कि भाग्य और दुर्भाग्य इंसान की सोच और कर्मों से तय होते हैं, न कि किसी व्यक्ति की उपस्थिति से। अंधविश्वास का अंत तब होता है जब हम तर्क को अपनाते हैं और सच्चाई की राह पर चलते हैं। कहते हैं शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो जिंदगियों का संगम होता है। जब एक रिश्ता नए सफर की शुरुआत करता है तो उम्मीदें जुड़ती हैं, सपने बुने जाते हैं और जीवन एक नए मोड़ पर आ जाता है। लेकिन क्या हो जब इस रिश्ते में एक ऐसा रहस्य छिपा हो जो न केवल विश्वास को डगमगा दे, बल्कि पूरे परिवार को असमंजस में डाल दे? यह कहानी है मोहित और शोभा की, एक ऐसे दंपति की जिनकी शादी के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मोहित को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी सिर्फ आलसी नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे वह सबसे छिपा रही थी। क्या यह बस एक आदत थी या इसके पीछे कोई बड़ा राज था? क्या मोहित इस गुत्थी को सुलझा पाएगा? आइए शुरू करते हैं आलसी पत्नी की वह कहानी जो हर पल आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। गांव के प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखने वाले मोहित की शादी बड़े ही धूमधाम से शोभा के साथ हुई थी। शोभा देखने में सुंदर थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मासूमियत झलकती थी और हर कोई कहता था कि मोहित बहुत भाग्यशाली है जो उसे ऐसी पत्नी मिली। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य लग रहा था। घर में खुशहाली थी, हर तरफ रौनक थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मोहित को एक ऐसी सच्चाई का एहसास हुआ जिसने उसे अंदर तक खोर कर रख दिया। शोभा बहुत आलसी थी। वह सुबह देर से उठती, कोई काम ठीक से नहीं करती और ज्यादातर समय बस आराम करती रहती। शुरुआत में मोहित ने सोचा कि शायद नई शादी और नए माहौल की वजह से वह कुछ समय तक ऐसे रह रही है, लेकिन हफ्तों बाद भी जब यही स्थिति बनी रही तो मोहित को चिंता होने लगी। वह देखता कि उसकी माँ और बहनें घर के कामों में लगी रहती, लेकिन शोभा हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती। धीरे धीरे मोहित की झुंझलाहट बढ़ लगी। वह जब भी कुछ कहता, शोभा मीठी मट्ठी बातें करके टाल देती। कभी सिर दर्द का बहाना बनाती, कभी थकान का, तो कभी मौसम की शिकायत करती। माँ भी शुरू में कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अब उनकी आंखों में भी असंतोष झलक लगा था। गांव की औरतें भी कानाफूसी करने लगी। कैसी बहू आई है जो घर के कामों में हाथ तक नहीं लगाते? लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी कोई उसे काम करने के लिए कहता, वह बड़ी मासूमियत से मुस्कुरा देती और बोलती, अभी कर दूंगी। लेकिन वह अब भी कभी नहीं आता।
मोहित ने कई बार शोभा को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह हंसकर बात टाल देती। अरे, इतना भी क्या भागदौड़ करनी, थोड़ा आराम भी जरूरी है, वह कहती और फिर उसी तरह सुस्त पड़ी रहती। मोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन मोहित बहुत थककर घर लौटा। उसने देखा कि उसकी माँ और बहनें पूरे घर में काम कर रही थी और शोभा आंगन में एक खाट पर लेटी हुई थी। उसने पास जाकर गुस्से से कहा, शोभा, कुछ तो शर्म करो। माँ इस उम्र में इतनी मेहनत कर रही है और तुम यहां सो रही हो। शोभा ने आंखें खोली, हल्की सी मुस्कान दी और बोली, मोहित, मैं बहुत थक गई थी, जरा लेट गई, अभी उठकर सब कर लूंगी। लेकिन उसने कुछ नहीं किया। रोज यही सिलसिला चलता रहा। मोहित जब देखता कि उसकी पत्नी घर के कामों से बच रही है तो वह परेशान हो जाता। एक दिन उसने सोचा कि शायद अगर वह प्यार से बात करेगा तो शोभा को एहसास होगा। उसने उसके पास बैठकर कहा, शोभा, तुम मेरी पत्नी हो और मैं चाहता हूं कि हमारे घर में खुशहाली बनी रहे, लेकिन अगर तुम घर के कामों में हाथ नहीं बटाओगे तो मां कितने दिन तक यह सब करेंगी। शोभा ने सिर झुकाकर कहा, मोहित, मैं सच में कोशिश करती हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करूं। कैसी बात कर रही हो तुम? अपने मायके में काम नहीं करती थी? मोहित ने सवाल किया। शोभा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसे देखती रही। मोहित को उसकी चुप्पी और अजीब लगने लगी। दिन बीतते गए और शोभा की आलसी आदतें बढ़ती ही गई। अब तो वह बहाने भी बनाने की जरूरत नहीं समझती थी। उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहेंगे। मोहित के सब्र का बांध अब टूटने लगा था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी उसे तब हुई जब उसने महसूस किया कि शोभा जब भी अकेली होती तो अचानक बहुत फुर्ती नजर आती। एक दिन मोहित ने उसे अकेले कमरे में देखा और वह चौंक गया। जो शोभा घर के किसी भी काम के लिए आलसी थी, वही अब एकदम तेजी से कुछ कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि मोहित उसे देख रहा है, वह फिर से सुस्त बन गई। मोहित को यह सब बहुत अजीब लगा। आखिर शोभा क्यों घर वालों के सामने इतनी सुस्त बनती है, लेकिन अकेले में उसका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। क्या वह कोई खेल खेल रही थी या इसके पीछे कोई और बड़ी सच्चाई थी? मोहित को अब इस गुत्थी को सुलझाना था, क्योंकि उसके दिल में शक बैठ चुका था कि शोभा सिर्फ आलसी नहीं है, बल्कि वह कुछ छिपा रही है। मोहित के मन में अब शक बैठ चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि शोभा सच में आलसी थी या फिर वह कुछ छिपा रही थी। दिन वही कहानी दोहराई जाती। घर में वह बिल्कुल सुस्त, लापरवाह और कामचोर बनी रहती। लेकिन जब भी उसे अकेले रहने का मौका मिलता, उसकी हरकतें बदल जाती थी। वह अचानक तेज तर्रार हो जाती, जल्दी जल्दी कुछ करने लगती और जब भी कोई पास आता तुरंत सुस्त पड़ जाती। मोहित ने कई बार उसे टोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह मीठी मट्ठी बातों से उसे टाल देती। अरे मोहित, मैं तो तुम्हारे लिए नई नई हूं, थोड़ा वक्त तो दो ना मुझे, धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी, वह मुस्कुराकर कहती और मोहित का गुस्सा धुआं हो जाता। लेकिन समय बीतता गया और शोभा की आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन मोहित की मां ने उससे कह ही दिया, बेटा, जब से शोभा इस घर में आई है, घर के हालात बदल गए हैं। मैं बुढ़ापे में भी सब संभाल रही हूं, लेकिन तुम्हारी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता। न वह रसोई में जाती है, न सफाई में हाथ बढ़ा है और न ही कोई जिम्मेदारी लेती है। आखिर कब तक यह सब चलेगा? मोहित ने मां की शिकायतें सुनी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। उसने मां से वादा किया कि वह शोभा को समझाने की कोशिश करेगा। उस रात जब वह अपने कमरे में गया तो उसने प्यार से शोभा का हाथ पकड़ा और कहा, शोभा, मां ठीक कह रही है, तुम घर के किसी भी काम में दिलचस्पी क्यों नहीं लेती? तुम्हें पता है इस घर में हर कोई मेहनत करता है। क्या तुम नहीं चाहती कि सब तुम्हें भी अपने परिवार का हिस्सा माने? शोभा ने एक पल के लिए मोहित की तरफ देखा
फिर मुस्कुरा दी। मोहित, मैं सच में कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं जल्दी थक जाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा सुस्ती महसूस होती है। मोहित ने गौर किया कि जब भी वह कोई गंभीर बात करता, शोभा या तो मुस्कुरा देती या फिर बात को घुमा देती। यह सब अब उसे अजीब लगने लगा था। अगली सुबह मोहित ने तय किया कि वह शोभा पर नजर रखेगा। उसने चुपचाप उसका पीछा करना शुरू किया। दिन भर वह वैसी ही रही जैसे हमेशा रहती थी, आलसी, सुस्त और बेपरवाह। लेकिन शाम होते ही जैसे ही उसे लगा कि कोई आसपास नहीं है, उसकी हरकतें बदल गई। उसने तेजी से एक संदूक खोला, उसमें से कुछ निकाला और फिर जल्दी जल्दी कुछ करने लगी। मोहित यह देखकर दंग रह गया। जब शोभा को एहसास हुआ कि मोहित दरवाजे के पीछे खड़ा है, तो उसने तुरंत संदूक बंद कर दिया और फिर से वैसे ही सुस्त बन गई जैसे वह हमेशा रहती थी। अब मोहित के लिए यह कोई छोटी बात नहीं रही थी। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। शोभा किस चीज को छिपा रही है? वह आखिर इतनी आलसी क्यों बनी रहती है, लेकिन अकेले में अचानक इतनी फुर्ती क्यों हो जाती है? कहीं वह कोई बड़ा खेल तो नहीं खेल रही? एक रात मोहित ने तय किया कि वह खुद अपनी आंखों से देखेगा कि शोभा संदूक में क्या छुपा रही है। आधी रात जब सब सो रहे थे, तो वह धीरे धीरे उठा और चुपके से उस संदूक के पास गया। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। तभी अचानक उसे पीछे किसी की आहट सुनाई दी। मोहित, तुम यहां क्या कर रहे हो? शोभा की आवाज आई। मोहित ने तेजी से संदूक से हाथ हटाया और पलट कर देखा। शोभा की आंखों में अजीब सा भाव था, न गुस्सा न डर, लेकिन कुछ ऐसा जो मोहित समझ नहीं पाया। मैं बस ऐसे ही देख रहा था, मोहित ने बहाना बनाया। शोभा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस मुस्कुरा दी। लेकिन उस मुस्कान में अब पहले जैसी मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा राज था जिसे मोहित अब तक समझ नहीं पाया था। मोहित को यकीन हो गया कि शोभा सिर्फ आलसी नहीं थी, वह कुछ छुपा रही थी और अब उसे इस गुत्थी को सुलझाना ही था। मोहित की बेचैनी अब बढ़ने लगी थी। वह यह समझने में असमर्थ था कि शोभा सच में आलसी थी या फिर यह सब सिर्फ एक बहाना था। हर बार जब भी वह उससे कोई सवाल करता, वह हंसकर टाल देती या कोई ना कोई बहाना बना लेती। लेकिन संदूक वाली रात के बाद मोहित को यकीन हो गया था कि उसकी पत्नी सिर्फ आलसी नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा छिपा रही थी जो किसी को नहीं पता था। अब उसका शक गहराने लगा था और वह इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार था। अगले दिन मोहित ने घर में सभी की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। वह देख रहा था कि कब कौन आता है, कौन जाता है और कब शोभा को अकेले रहने का मौका मिलता है। वह जानता था कि उसकी पत्नी सिर्फ तभी सक्रिय होती थी जब कोई आसपास ना हो, लेकिन उसकी परेशानी यह थी कि वह यह जान ही नहीं पा रहा था कि आखिर वह क्या कर रही थी। शोभा हमेशा की तरह दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती, आलसी होने का नाटक करती, लेकिन जब भी कोई उसे अकेला छोड़ देता, वह तुरंत उठ जाती और अपने संदूक की ओर जाती। मोहित ने महसूस किया कि वह अक्सर अपने कमरे में अकेले में रहना पसंद करती थी। यह सब कुछ संदेहास्पद था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर शोभा इतने बड़े नाटक के पीछे क्या चाहती थी। मोहित ने उस रात तय किया कि वह किसी भी तरह से उस संदूक का रहस्य जानकर रहेगा। आधी रात को जब सब सो गए, तो वह धीरे धीरे उठा और दबे पांव कमरे से बाहर निकल आया। उसने दरवाजे की ओर से देखा कि शोभा अपने संदूक के पास बैठी थी और कुछ कर रही थी। लेकिन जैसे ही मोहित ने पास जाने की कोशिश की, शोभा को आहट मिल गई और उसने तुरंत संदूक बंद कर दिया। वह धीरे से करवट लेकर बिस्तर पर सोने का नाटक करने लगी। मोहित को अब यकीन हो गया था कि शोभा कुछ बड़ा छुपा रही थी। उसे यह भी समझ आ गया था कि वह आसानी से इस राज्य को नहीं खोल सकता, क्योंकि शोभा बहुत सतर्क थी। वह हर वक्त इस बात का ध्यान रखती थी
कि कोई उसे ना देखे। मोहित को अब ज्यादा चालाकी से काम लेना था। उसने अगले दिन अपनी मां को बताया कि वह 2 दिन के लिए किसी काम से बाहर जा रहा है, जबकि असल में वह कहीं नहीं जा रहा था। जैसे ही मोहित ने घर से निकलने का नाटक किया, उसने चुपके से खुद को घर के कोने में छिपा लिया, जहां से वह शोभा पर नजर रख सके। कुछ घंटों तक शोभा बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन फिर जब उसे पूरा यकीन हो गया कि मोहित सच में जा चुका है, तो वह अचानक उठी और अपने संदूक की ओर बढ़ी। इस बार मोहित ने उसे अच्छे से देखने के लिए एक जगह बना ली थी, जहां से वह बिना देखे जा सके। शोभा ने संदूक का ताला खोला और अंदर से कुछ निकालने लगी। मोहित देख नहीं पा रहा था कि वह क्या कर रही थी, लेकिन उसने सुना कि शोभा किसी से धीरे धीरे बातें कर रही थी। मोहित के रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में तो कोई और नहीं था, फिर शोभा किससे बातें कर रही थी? उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे झांकने की कोशिश की। उसने देखा कि शोभा के हाथ में एक चमकती हुई चीज थी। वह उसे बड़े प्यार से देख रही थी और कुछ बोल रही थी। मोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, शोभा ने अचानक संदूक बंद कर दिया और जल्दी से पलंग पर लेट गई। मोहित ने तय किया कि अब वह इंतजार नहीं करेगा, उसे अब शोभा से सीधा करना था। अगले दिन उसने जानबूझकर शोभा को अकेले में पकड़ लिया और उससे पूछा, शोभा, आखिर तुम इतनी आलसी क्यों बनी रहती हो? और वह संदूक, उसमें ऐसा क्या है जिसे तुम सबसे छुपा रही हो? शोभा का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसने मोहित को देखा, फिर जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। उसने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, फिर उसने धीरे से जवाब दिया, मोहित, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मोहित को यह सवाल अजीब लगा। उसने कहा, हाँ, लेकिन इस सवाल का इस वक्त क्या मतलब? शोभा की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसने मोहित के हाथ को पकड़ लिया और धीरे से कहा, अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? मोहित ने महसूस किया कि शोभा कुछ ऐसा कहने जा रही थी जिसे सुनकर उसकी दुनिया बदल सकती थी। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं भरोसा करूंगा, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम क्या छुपा रही हो? शोभा कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मोहित, मैं वैसी नहीं हूं जैसी तुमने सोचा था। मैं आलसी नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, और यह बात अगर तुम्हें पता चल गई तो शायद तुम मुझे छोड़ दोगे। मोहित को काटो तो खून नहीं। शोभा की इस बात का क्या मतलब था? वह कुछ और थी। क्या वह इंसान नहीं थी, या फिर वह किसी भयानक सच को छिपा रही थी? मोहित के मन में हजारों सवाल उठने लगे। उसे अब अपने ही घर में डर लगने लगा था, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था। उसे यह सच जानना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। मोहित के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शोभा की बातों ने उसके दिल में एक अजीब सा डर भर दिया था। क्या उसकी पत्नी सच में कुछ छुपा रही थी? क्या वह कोई ऐसा सच जानने वाला था जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकता था? उस रात मोहित सो नहीं पाया। वह करवटें बदलता रहा और सोचता रहा कि आखिर शोभा ने ऐसा क्यों कहा कि अगर वह सच जान गया तो उसे छोड़ देगा। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य था जो वह छुपा रही थी? मोहित ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेगा। अगले दिन जब वह काम से घर लौटा तो उसने शोभा की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखनी शुरू कर दी। उसने देखा कि जब घर के लोग आसपास होते हैं तब शोभा एकदम सुस्त, लापरवाह और आलसी बनी रहती है, लेकिन जब वह अकेली होती है तो उसके हाव भाव और व्यवहार पूरी तरह बदल जाते हैं। उस रात मोहित ने एक योजना बनाई। उसने दिखाने के लिए सबके सामने यह कह दिया कि वह किसी जरूरी काम से गांव से बाहर जा रहा है और 2 दिन बाद लौटेगा। उसने अपनी मां को भी यही बताया और रात को ही घर से निकल गया, लेकिन वास्तव में वह घर से थोड़ी दूर जाकर वापस लौट आया और आंगन के एक कोने में छिप गया। शोभा को लगा कि अब घर में कोई नहीं है,
उसने धीरे धीरे दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में चली गई। मोहित छिपकर देखता रहा। उसे अब पूरा विश्वास हो गया था कि आज रात कुछ ऐसा होगा जिससे सारा सच सामने आ जाएगा। आधी रात के बाद जब सब सो गए, तब मोहित दबे पांव अपने कमरे के पास पहुंचा। अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजे की दरार से अंदर झांका। शोभा अपने संदूक के पास बैठी थी। उसने संदूक खोला और उसमें से कुछ निकालकर अपने सामने रख लिया। मोहित की सांसें तेज हो गई। वह ध्यान से देखने की कोशिश करने लगा कि शोभा क्या कर रही है, लेकिन जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शोभा के सामने एक चमकता हुआ आभूषण था। वह कोई साधारण गहना नहीं था, बल्कि उससे एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। मोहित यह देखकर हैरान था कि शोभा उस आभूषण से बातें कर रही थी। वह धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रही थी, मानो कोई प्राचीन मंत्र पढ़ रही हो। मोहित की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी इस तरह की किसी रहस्यमय चीज से जुड़ी हो सकती है। मोहित के मन में हजारों सवाल उठने लगे। ये गहना क्या था? इसकी चमक इतनी अजीब क्यों थी? और सबसे बड़ा सवाल, शोभा इससे बातें क्यों कर रही थी? वह और ज्यादा देखने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसकी टांग से हल्की सी खड़ाहट हुई। शोभा चौंक हो गई। उसने तुरंत आभूषण को वापस संदूक में रख दिया और तेजी से मुड़कर दरवाजे की ओर देखा। मोहित समझ गया कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह सीधे कमरे के अंदर चला गया। शोभा ने उसे देखकर घबराहट भरी नजरों से देखा। मोहित, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज कांप रही थी। मोहित ने गंभीर स्वर में कहा, यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए शोभा। ये सब क्या है?